नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक मामूली सस्ता सा हथियार अमेरिका की अरबों डॉलर की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ गया। ये सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, ये तो समझिए जंग के भविष्य की एक तस्वीर है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस फर्क पर नजर डालिए। एक तरफ है ईरान का शहीद ड्रोन, कीमत करीब करीब $20,000, मतलब एक आम सी कार जितनी। और दूसरी तरफ अमेरिका का एकदम लेटेस्ट अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, और उसकी कीमत है $1.1 अरब। तो ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये एक इकोनॉमिक ट्रैप है, एक आर्थिक जाल। और यही जो कीमत का फासला है ना, यही इसकी असली ताकत है। तो सवाल वही है, आखिर इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद ये सस्ता सा ड्रोन जीता तो जीता कैसे? इसका जवाब देखिए सिर्फ उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी में नहीं है। जवाब छिपा है एक बिल्कुल नई वॉर स्ट्रैटेजी में, एक नई रणनीति में, जिसको आज हम यहाँ डिकोड करने वाले हैं। तो आखिर ये हथियार है क्या चीज? देखिए, ये कोई एक अकेला ड्रोन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है। इसको ऐसे समझिए जैसे टिड्डियों का झुंड। यहाँ बात एडवांस टेक्नोलॉजी की है ही नहीं, बात है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की, यानी तादाद की, जबरदस्त ताकत की। तो ये शहीद ड्रोन, ये है क्या? ये असल में एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही खतरनाक हथियार है। इसे वन वे या आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं। मतलब पंखों वाला एक उड़ता हुआ बम। इसका और कोई काम नहीं है, बस एक ही मकसद है, अपने टारगेट तक पहुंचना, उससे टकराना और बस सब कुछ तबाह कर देना। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? कि इसकी जो कमजोरियां हैं ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बहुत धीमा चलता है, सिर्फ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, पर इसी वजह से ये रडार को चकमा देने के लिए बहुत नीचे उड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कभी अकेला नहीं आता, ये हमेशा झुंड में आता है, सैकड़ों की तादाद में एक साथ हमला करता है। ये जो टिड्डियों के झुंड वाली मिसाल है ना, ये इस स्ट्रैटेजी को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। सोचिए, गोलियों से टिड्डियों के एक पूरे झुंड को रोकने की कोशिश की जा रही है। शायद 99.9% को मार भी गिराएं, लेकिन कुछ तो निकल ही जाएंगे ना, है ना? और ईरान को उसे बस उन्हीं कुछ ड्रोन्स की ही तो जरूरत है जो बचकर निकल जाएं। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी का अगला लेवल देखते हैं। ये कहानी सिर्फ मिलिट्री बेस तबाह करने तक ही सीमित नहीं है, नहीं, असली खेल तो इकोनॉमी का है, पैसों का है। ये एक ऐसी जंग है जहां हर एक जीत दिवालिया होने के और करीब ले जाती है। ये जो नंबर्स हैं, ये पूरी कहानी अपने आप बयां कर देते हैं। एक $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को एक मिसाइल दागनी पड़ती है, जिसकी कीमत है $3 से $4 मिलियन। अब जरा सोच कर देखिए, जब ईरान ऐसे 100-200 ड्रोन एक साथ भेज दे तो लागत कहां पहुंचेगी? ये वो लड़ाई है जिसे जंग के मैदान में तो शायद जीत जाएं, लेकिन इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से हार पक्की है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका अब तक $779 मिलियन फूंक चुका है। ये एक असली आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि ये इकोनॉमिक प्रेशर कितना ज्यादा रियल है। और सुनिए, ये तो बस अभी तक का खर्चा है। अंदाजा ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो ये लागत $210 अरब तक पहुंच सकती है। $210 बिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को हिला कर रख दे। लेकिन रुकिए, ये पैसों का दबाव तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रही है। एक तरफ तो ईरान ने अमेरिका को इन पारंपरिक तरीकों में उलझा दिया है, पर सवाल यह है कि इस सबके पर्दे के पीछे ईरान कर क्या रहा है। अब हम ड्रोन से आगे बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियारों के खतरनाक दायरे में कदम रख रहे हैं। चलिए इन घटनाओं की कड़ियों को जरा जोड़कर देखते हैं। 1 मार्च अमेरिका का अरबों डॉलर का रडार तबाह हो जाता है। ठीक अगले दिन 2 मार्च को अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज हो जाते हैं। और फिर इसके कुछ ही दिन बाद दक्षिणी ईरान में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे 4.3 की तीव्रता का एक अजीब सा भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है, या फिर ये एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट का पहला इशारा था? तो सवाल ये उठता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कितना करीब है। देखिए, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके मुताबिक ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम पहले से ही मौजूद है। अब हथियार बनाने के लिए चाहिए 90%। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये जो आखिरी छलांग है, ये बहुत छोटी है। वो अपनी मंजिल के खतरनाक हद तक करीब है।
लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल यानी परमाणु ईंधन होना ही सब कुछ नहीं है। बम बनाने से लेकर उसे अपने टारगेट तक सही सलामत पहुंचाने के बीच में एक आखिरी और बहुत बड़ी टेक्निकल मुश्किल खड़ी है। इसे कहते हैं वेपनाइजेशन गैप। मतलब परमाणु मटेरियल तो आ गया, पर क्या उसे एक ऐसे वॉरहेड में फिट किया जा सकता है जो एक मिसाइल के साथ धरती के वायुमंडल में दोबारा घुसने की जबरदस्त गर्मी और प्रेशर को झेल पाए? क्योंकि अगर वो वॉरहेड रास्ते में ही जलकर राख हो गया तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर बम किसी काम का नहीं। तो फिर ईरान इस आखिरी मुश्किल को पार करने के लिए कर क्या रहा है? पहली चीज, वो अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हवाई हमलों से बचाने के लिए इस्फहान जैसी जगहों पर पहाड़ों के बहुत नीचे गहरी सुरंगों में छिपा रहे हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है वो है रूस से मिलने वाली कथित मदद। कहा जा रहा है कि रूस ईरानी साइंटिस्ट्स को इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्रेनिंग दे रहा है। तो आखिर हम पहुंचे कहां? देखिए, एक तरफ तो ये ड्रोन झुंड जैसी सस्ती स्ट्रैटेजीज हैं जो पारंपरिक मिलिट्री पावर को बेकार साबित कर रही हैं, और दूसरी तरफ जमीन के मीलों नीचे दुनिया की नजरों से छिपकर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल अब ये नहीं है कि क्या ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनेगा, सवाल ये है कि कब। और ये एक ऐसा सवाल है जिसमें पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लगा है।